तो आइए अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले गणपति बप्पा की, क्योंकि गणेश उत्सव हर तरफ रौनक नजर आ रही है और मुंबई में इसकी अलग ही छटा बिखरी हुई है। हम आपको दिखाते हैं तमाम तस्वीरें जहां पर गणपति बप्पा की आराधना में भक्त पूरी तरह से लीन हैं और पंडालों में रौनक लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ साथ वहां पर भक्तों की तादाद और भक्तों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। दूर दूर से भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिखाते हैं आपको सबसे पहले गणेशोत्सव की रौनक। भगवान गणेश की एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं, कहीं सिंहासन पर विराजमान है गजानन, तो कहीं खड़े होकर भक्तों को दे रहे हैं आशीष। गणेशोत्सव के इस आयोजन में बप्पा की ये खूबसूरत प्रतिमाएं ही नहीं, बल्कि गणपति पंडालों की ये भव्यता और सुंदरता भी इन दिनों चर्चा में है। ऐसा ही एक भव्य पंडाल बना है परेल इलाके में, जिसे रंगारी बदलचार रहवासी संघ ने तैयार कराया है। इस पंडाल में विराजमान बप्पा की मूर्ति 19 फीट ऊंची है, जिसे विष्णु अवतार में पेश किया गया है। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे हाथ की अभय मुद्रा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं साउथ मुंबई के एक ऐसे गणेश उत्सव मंडल में जहां की प्रतिमा गणेश जी की न केवल ऊंची है बल्कि हमेशा ही विष्णु अवतार में होती है। सालों से इतिहास रहा है इस पंडाल का। ये हमारा 86 ईयर्स का हम लोग साल हम लोग गणेश उत्सव मना रहे हैं। इस टाइम हम लोग ने विष्णु रूप मूर्ति बिठाई है, लगभग 19 फीट की है। इस सार्वजनिक गणेश मंडल का ये 86वां साल है। हर साल की तरह इस साल भी इस मंडल ने कुछ अलग और अनोखा किया है। आयोजकों ने बताया कि पूरे पंडाल में देवाधिदेव महादेव के 19 अवतारों को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। इस पंडाल की खास बात ये भी है कि इसे इको फ्रेंडली चीजों से तैयार किया गया है। कुछ रूप के बारे में बताएं, कौन कौन है वो? हाँ, यहाँ पे देखो ब्रह्मचारी रूप है, जो शायद किसी को पता नहीं है। एक हनुमान जी के रूप है, बहुत लोगों को पता है। यहाँ पे यश अवतार करके है और विद्रा रूप करके है। आप यहाँ पे देखेंगे एक सुरेश अवतार है। अलग अलग जो जितने भी अवतार है, यतीनाथ अवतार है। जब जिस दिन संकट आए, जिस संकट है, वो संकट को निवारण करने के लिए उन्होंने अवतार ले गए। ये उत्सव लास्ट 85th ईयर हमने यहाँ पे रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, गणेश पुराण, जो हिंदू के पवित्र धर्म ग्रंथ है, वो धर्म ग्रंथ के कथानक यहाँ पे हमने साकार किए हैं और इस कथानक के माध्यम से जन जागृति और लोगों को एक संदेश देने की हमने हमेशा कोशिश की है। ये मंडल इंडिपेंडेंस से पहले का है, मतलब लोकमान्य तिलक जी का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य हम लोग ये उत्सव के माध्यम से अभी भी हम लोग लोगों की तरफ हम लोग पहुँचा रहे हैं। चेंबूर इलाके का सह्याद्री क्रीड़ा मंडल भी अपने खास गणपति पंडाल की वजह से लोगों की पसंद बना हुआ है। यहाँ हाथी के मुख को पंडाल की दीवार और खंभों पर बनाया गया है। ऐसा करने के पीछे आयोजकों का मकसद गणेश जी के गजानन स्वरूप की महिमा को बताना है। वहीं इस पंडाल में विराजमान बप्पा की प्रतिमा को मुकुट की जगह मराठी साफा धारण करवाया गया है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के चेंबूर इलाके के सह्याद्री क्रीड़ा मंडल में। सबसे पहले आप लाइव बप्पा के दर्शन करें, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और यही वजह है कि एक लंबी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो बप्पा के दरबार में पहुंचते हैं। बहुत ही बढ़िया साफा कह सकते हैं या मुकुट कह सकते हैं बप्पा ने इस वक्त पहन रखा है, लाल कलर का। हर खंबे में हर जगह भी गजराज क्यों दिखेंगे कि हमारा थीम ही गजराज है। परेल और चेंबूर इलाके की तरह ही अंधेरी का ये गणपति पंडाल भी अपनी अनोखी थीम के कारण जाना जाता है। इस पंडाल को जैसी करनी वैसी भरनी की थीम पर बनाया गया है, जिसके चलते सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से कुछ अनोखे प्रयोग पंडाल में किए गए हैं।
ये एक थीम, एक दृश्य यहाँ पर लगाया हुआ है और साफ तौर से लिखा है कि काला जादू करने वाले का हाल हमेशा बुरा ही होता है। यानी कि काला जादू पर भी कई लोग विश्वास करते हैं, जो काफी हद तक गलत है और वो थीम को चलचित्र के माध्यम से बताने की यहाँ कोशिश होगी। ये देखिए, ये दूसरी थीम है, गुफे के बीच में ये बनाया है, काला जादू पर ही निर्भर है, जिसमें काला जादू करने वाला एक तांत्रिक बैठा हुआ है और उसके सामने एक पीड़ित बैठा है जो इस तांत्रिक के भरोसे यहाँ पर आ गया है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत चीज यहाँ होने वाली है। ये चीजें दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि गुफाओं का मोड़ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये देखिए, मुझे लगता है इको फ्रेंडली ये पूरी तरह से गुफाएं बनाई हुई है, ऊपर लाइटिंग्स भी लगी हुई है, हालांकि अभी बंद है। और हमारे कैमरे से आप देख रहे हैं मुंबई के अंधेरी के इलाके में किस तरीके से चलचित्र बनाया जाता है बच्चों को लुभाने के लिए। ये तीसरी थीम यहाँ पर देखने को अब मिल रही है और हर थीम का एक स्लग भी लिखा हुआ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अंधेरी इलाके के इस मोगेश्वर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की भव्यता को देखने के लिए आम लोग ही नहीं बल्कि खास लोग भी पहुंचे हैं। गुजरात के विधायक हीरा सोलंकी इस पंडाल के आयोजक हैं, जिन्होंने गुड न्यूज टुडे से बातचीत में बताया कि उनके मंडल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज का जनरेशन जो है वो जनरेशन में ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो हमारे माँ बाप जो है उनकी इज्जत कितनी मायने रखती है। हमारे घर में जब नई बहू आ जाती है, जब वो बहू सास ससुर को ठीक से देखभाल नहीं कर सकती है, फिर वही बच्चों के सामने जब बूढ़ापन आता है तब वही सीन उनके सामने आता है, तब उसको एहसास होता है कि हमने जो हमारे कार्य में किया था, हमारी युवानी में हमने किया था, वो हमारे सामने बचपन से देखते आ रहे। हमारे पिताजी के टाइम से मोगेश्वर सार्वजनिक गणेशोत्सव यहाँ पे 54 साल से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। गणेशोत्सव का ये आयोजन अब सिर्फ आस्था और भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण, जादू टोना, महिला अपराध और सेना के शौर्य जैसे मुद्दों पर भी जागरूकता फैलाने का चलन तेजी से बढ़ा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। अकोला से अमरावती, जालान से बीड और सूरत तक हर जगह पर बप्पा के उत्सव में हर कोई पूरी तरह से डूबा हुआ है। मुंबई की तस्वीरें आप देख ली, हम आपको दिखाते हैं इन तमाम अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर पंडालों में रौनक अलग ही है। अलग अलग थीम के साथ पंडाल सजाए गए हैं और लोग पंडाल भी देखने आ रहे हैं और अपने आराध्य के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पहुंच रहे हैं। कहीं है ढोल नगाड़ों की गूंज, कहीं शंखनाद और कहीं बापा की हो रही जय जयकार है। ये है गणेशोत्सव की रौनक, जिसे इन दिनों देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। अमरावती और अकोला से आई इन तस्वीरों में गणेशोत्सव की इसी रौनक को देखा भी जा सकता है। अमरावती में जहां ज्ञान और विज्ञान को प्रमुखता से पंडाल में जगह दी गई है, वहीं अकोला में अष्टलक्ष्मी झांकी और नरसिंह अवतार लोगों के बीच खूब छाए हुए हैं। खासकर बच्चों को ये काफी पसंद आ रहे हैं। अमरावती के एकवीरा गणेशोत्सव पंडाल में, जहां पर आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में हम क्या भूलते जा रहे हैं। सांस लेना तो नहीं भूल रहे हैं, लेकिन सांस मानो ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को हम भूलते नजर आ रहे हैं। और उसी की कुछ कलाकृतियाँ, कुछ दृश्य पुतले ऐसे यहाँ लगाए हैं कि ये पुतला आप देख रहे हो कि आने वाले अगले दिनों में अगर पेड़ यूं ही हम काटते रहे और पेड़ नष्ट हुए तो
अगले वक्त जो ऑक्सीजन लेने के लिए हमें जेब में या फिर पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा, ये स्थिति है। और साथ ही जो हम भूलते जा रहे हैं स्वच्छता, जो अमरावती के ही संत गाडगे बाबा ने संदेश पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश को दिया कि अपना परिसर स्वच्छ रखे, स्वच्छ रहा तो हम और हमारी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। बस वही संदेश दूसरा यहाँ पर दिया गया। अकोला का एक गणेश पंडाल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, और खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि होगा क्यों नहीं, यहाँ पर जो झांकियाँ बनी है वो झांकियाँ अपने आप में अलग है, क्योंकि इस पंडाल में विप्र युवा वाहिनी की ओर से ये जो पंडाल है उसकी ओर से एक अलग तरीके से झांकियाँ, जो झांकियाँ जीवंत है। और आप देख सकते हो कि इसमें से एक झांकी जो है वो विष्णु भगवान सिंहासन पर लेटे हुए हैं और शेषनाग उनके सर पर है। अष्ट लक्ष्मी माताओं के दर्शन यहाँ पर आप देख सकते हो कि अष्ट लक्ष्मी के दर्शन यहाँ पर जीवंत झांकियाँ जिसे कहा जाए वो यहाँ पर की गई है। जालना के इस गणपति पंडाल की चर्चा भी काफी है, क्योंकि इस पंडाल में 108 किलो चांदी और सोने की परत चढ़ी बाप्पा की मूर्ति पंडाल में स्थापित की गई। इस मूर्ति की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे बुल्ढाना जिले के सराफा व्यापारी विश्वकर्मा जांगड़ ने बनाया है। फिर सब भक्तजनों के आग्रह से और मेंबर द्वारा हमने इसे 35 तोला गोल्ड का चढ़ावा किया गया है। एक अच्छा आकर्षित आपके सामने यह है, और आने वाले साल हम जालना वासियों के लिए एक भव्य दिव्य ब्लैक स्टोन में मंदिर बनाने चाह रहे हैं। और मंदिर बनने के पहले हम जो भी आपको दिख रहा है ये स्टोन, इस पे ओरिजिनल स्टोन डायमंड हम चढ़ाने वाले हैं सभी भक्तगण द्वारा। और उसके बाद हम यहाँ एक भव्य दिव्य मंदिर सभी भक्तगणों के लिए बनाना जा रहे हैं। कहाँ पर बनाई गई है? यह मूर्ति खामगांव में बनाई गई है। अनोखी गणेश प्रतिमाओं की इस फहरिस्त में बीड़ की ये गणेश प्रतिमा भी शामिल है, जिसे साइकिल के पार्ट से तैयार किया गया है। जय किसान गणेश मंडल ने इस प्रतिमा को तैयार करवाया है, जो पिछले 60 वर्षों से गणेशोत्सव आयोजन कर रहा है और अब तक कई राज्य स्तरीय पुरस्कार भी जीत चुका है। इस साल इस गणेश मंडल ने महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए मंडल की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात के शहरों में भी गणेशोत्सव की अनोखी छटा बिखरी हुई है, जिसकी एक तस्वीर सूरत के इस गणेश पंडाल से आई है, जहां विघ्नहर्ता की इस खूबसूरत प्रतिमा को मुंबई के मूर्तिकार ने 350 किलो टिश्यू पेपर से तैयार किया है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए आयोजकों ने पीओपी और मिट्टी की जगह टिश्यू पेपर से ये प्रतिमा बनवाई है। इस बार हम लोग इको फ्रेंडली बेस पे, थीम पे बेस है। हमने हमारी जो मूर्ति है गणेश जी का, वो टिश्यू पेपर और जो चौक का पाउडर होता है उससे हमने मूर्ति बनाया हुआ है। कितने फुट का मूर्ति है और यहाँ पे भक्त कितने आ जाते हैं? अभी मूर्ति 15 फुट अप्रोक्स है और यहाँ पे 10,000 के आसपास पब्लिक आती है हर रोज दर्शन करने के लिए। हम सरकार ग्रुप में शायद 15 साल से आ रहे हैं, बट इस साल हम यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे वीडियो देखा एंट्री में कि इस साल ये मूर्ति टिश्यू पेपर की बनाई है। पहले तो देख के पता ही नहीं चला कि ये टिश्यू पेपर की है, फिर यहाँ पे हमको पता चला कि ये पूरे 350 kg टिश्यू पेपर की है। और हमको ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा लगा कि एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने सस्टेनेबिलिटी के और एक कदम बढ़ाया। उधर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में बड़े धूमधाम के साथ बाप्पा को विदाई दी गई। वहां गाजे बाजे के साथ गजानन की सवारी निकली तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। विदाई के वक्त वाराणसी की गलियों में ठीक वैसा ही मंजर नजर आया,
जैसा अनंत चतुर्दशी के मौके पर मुंबई की सड़कों पर नजर आता है। अमरावती और अकोला से धनंजय साबले, जालना से गौरव, सूरत से संजय सिंह राठौड़ और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको अयोध्या की खबर दिखाते हैं। 9वें दीपोत्सव की तैयारियों में इस वक्त अवधपुरी पूरी तरह से रंग चुकी है। इस बार त्रेता युग की तस्वीर वहां पर नजर आने वाली है। दीपावली पर 26,11,000 दियों से पूरी अवधपुरी जगमग होगी। सरयू के तट पर ये दिए लगाए जाएंगे और यहाँ पर देश ही नहीं विदेशों से भी कलाकार आकर इस बार अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। अद्भुत, अलौकिक भगवान राम की नगरी अयोध्या, जो दीपावली के मौके पर और भी भव्य नजर आए, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। पिछले साल 24 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दशरथ नंदन की धरती राममय हो चुकी है। ऐसे में अद्भुत, अलौकिक, दिव्यता से परिपूर्ण अवध नगरी में 19 अक्टूबर की शाम लोगों को साक्षात त्रेता युग जैसा एहसास होगा। लंका विजय के उपरांत प्रभु श्री राम का जिस तरह स्वागत हुआ था, उसी अंदाज में इस बार भी सरयू घाट और राम की पैड़ी को दीपों की सुनहरी रोशनी से जगमगाने की तैयारी की हुई है। इस साल 26,11,000 दीपक प्रज्वलित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इसके लिए राम की पैड़ी समेत सरयू के 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए जाएंगे। भव्य दीप उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। 19 अक्टूबर की शाम से दीप उत्सव का आयोजन होगा। इसी राम की पैड़ी से शुरुआत होती है दीप उत्सव के आयोजन की। इन्हीं राम की पैड़ी पे दीप उत्सव का जो दीप है वो प्रज्वलित किया जाएगा और यहीं से दीप उत्सव का आयोजन होगा। 20 नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जिसमें श्री राम नगरी अयोध्या एक बार फिर दीप उत्सव के भव्य आयोजन के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। 26,11,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। अब की रिकॉर्ड जो बनाया जाएगा वो 28 लाख दीप बिछाने का है और 28 लाख दीप बिछाने के साथ ही साथ 26,11,000 दीप प्रज्वलित कराएंगे। दीपोत्सव श्री राम के लंका विजय के बाद अयोध्या वापस लौटने की स्मृति में मनाया जाता है। उस पौराणिक संस्कृति से जुड़ी ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाने के लिए अयोध्या के कुम्हारों ने अभी से पारंपरिक दिए बनाने की शुरुआत कर दी है। करीब 1.5 महीने के अंदर 28 लाख मिट्टी के दिए बनाने का बड़ा लक्ष्य है। ऑर्डर ही बड़ा है, जो इतना जल्दी कहाँ तैयार हो पाएगा। तो आपसे ये शुरुआत किया है आपने? ये आज ही से हम लोग पूजा वूजा करके जो है आज ही से स्टार्ट कर दिए। दीपोत्सव के लिए तैयार होने वाले दियों के लिए स्थानीय मिट्टी का ही इस्तेमाल होता है। फिर भी मिट्टी की शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। यही वजह है कि किसानों के खेतों से मिट्टी लाई जाती है। वो बहुत ही खूबसूरती से बन रहे हैं और ये शुद्ध मिट्टी है। ये कैसी मिट्टी है भैया? ये कहाँ से मिट्टी लाते हैं आप लोग? ये हम लोग खेत में से लेकर आते हैं, जो है ट्राली से। अच्छा, तो ये लगभग कितनी देर में, 1 घंटे में, या कितनी देर में 1 घंटे में लगभग कितने दीपक आप बनाते हैं? 1 घंटे में कम से कम 150 या 150 बन जाते हैं। 150 दीपक बन जाते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के लिए दियों का कम से कम 5 मिनट तक जलना जरूरी है। इसके लिए हर दिए में 30 मिलीलीटर सरसों का तेल डाला जाएगा। उस लिहाज से 28 लाख दियों को जलाने के लिए 91,000 लीटर सरसों का तेल और 30 लाख बाती का इंतजाम किया जा रहा है। दीपोत्सव के कार्यक्रम के शुभारंभ होते ही दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग एक भव्य दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में कराने जा रहे हैं। पिछले वर्ष से हम लोग ज़्यादा ही टारगेट यहाँ पर इस बार रखे हैं। 26,11,101 दिए को जला करके हम लोग फिर से गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड को स्थापित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। दीपों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम
ड्रोन से भी मॉनिटरिंग करती है। दीपोत्सव से पहले ही राम नगरी को भव्य और दिव्य दिखाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। राम की पैड़ी के अलावा धर्मपथ, रामपथ, जन्मभूमि पथ रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाएंगे। सरयू पुल से लेकर लता चौक होते हुए धर्मपथ पूरी तरह रंग बिरंगे प्रकाश से नहा उठेगा। सरयू के ऊपर ड्रोन शो, लाइट एंड साउंड शो के अलावा ग्रीन आतिशबाजी भी देखने को मिलेगी। दीपोत्सव के शुभ मौके पर सूचना विभाग की तरफ से साकेत महाविद्यालय से लेकर रामकथा पार्क तक 11 भव्य झांकियां निकाली जाएंगी, जिनमें आधुनिक तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। कई देशों के कलाकारों की तरफ से भी रामलीला का मंचन होगा। विदेशी कलाकार अपनी अपनी शैली में राम कथा का मंचन करेंगे और रामलीला मंचन के अलावा सरयू आरती भी दर्शकों को अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभूति करवाएगी। ड्रोन शो होगा, लाइट एंड साउंड शो होगा, आतिशबाजी का भी शो होगा। जो झांकियाँ होती है उसको और बेहतर करेंगे। इसके साथ साथ जो रामलीलाएं होती है उसको और बाकी देशों से कलाकार बुला करके भी हम लोग और इंटरनेशनल रूप देने का प्रयास करेंगे। पूरा दिन जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहेगी और साथ ही साथ जितने भी मंदिर अयोध्या में हैं सभी मंदिरों में भी हम लोग दीपोत्सव कराएंगे। दीपोत्सव से जुड़ा ये मौका भी बहुत खास है। इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु और विदेशी मेहमानों का अयोध्या आगमन होगा। राम की पैड़ी और सरयू के 55 घाटों पर दीपों की ये गंगा न सिर्फ राम नगरी को रोशन करेगी बल्कि पूरी दुनिया को भगवान राम की सांस्कृतिक धरोहर का संदेश भी देगी। यही वजह है कि इस बार भगवान राम की पावन नगरी को भव्य और दिव्य बनाने के अलावा सुरक्षित महसूस करवाने में भी कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही। दीपोत्सव के कार्यक्रम से पहले ही वरिष्ठ अधिकारी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन्स के जरिए भी नजर रखेंगे। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तब से भगवान राम की नगरी में दीपोत्सव का आयोजन लगातार हो रहा है। दियों के मामले में अयोध्या हर साल अपने पुराने कीर्तिमान को तोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित करती है। साफ है कि शासन की ओर से इस बार के दीपोत्सव को भी भव्य और दिव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर सीएम हाउस में वैदिक घड़ी लगाई गई है और किस तरीके से घड़ी काम करती है, इसका क्या फायदा होगा और इसके पीछे की सोच क्या है, ये आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम हाउस के बाहर अब वैदिक घड़ी का लोकार्पण कर दिया गया है। इसके जरिए लोग समय तो देख सकेंगे, लेकिन समय के साथ साथ ग्रहों की गणना हो या फिर उनकी राशि से जुड़ी हुई जानकारी हो, वो भी डिजिटल स्वरूप में यहाँ मुख्यमंत्री निवास के बाहर अब इस वैदिक घड़ी के जरिए लोग जान सकेंगे, समझ सकेंगे कैसे कोई शख्स यहाँ पे आकर के वैदिक घड़ी से समय और ग्रहों की जानकारी ले सकता है। उसे समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे उज्जैन से आए तमाम ब्राह्मण हैं जो गणना के बारे में सटीक जानकारी देंगे। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। जी, मैं डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी, ज्योतिषाचार्य हूँ। मृत्युंजय जी, यहाँ पे मैं एक दर्शक के हिसाब से समझना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मुहूर्त कला काष्ठा, आमतौर पर अगर कोई आम आदमी देखेगा तो वो समय का कि यार घड़ी तो गलत चल रही है, 6:26 कुछ वो इस हिसाब से देखेगा, लेकिन मुहूर्त कला काष्ठा उसके साथ ये समय चल रहा है, तो इसका मतलब आसान शब्दों में समझा दीजिए। मैं आसान शब्दों में कहूँ तो देखिए, जो 12 बजे रात का जो डेट का परिवर्तन होता है, एक्चुअल में दिन का परिवर्तन रात के 12 बजे खगोलीय घटना कुछ इस प्रकार की होती नहीं है। वैदिक काल में हम सूर्योदय से सूर्योदय तक, जैसे यदि आज रविवार है तो वो अगले सूर्योदय तक रविवार ही होगा, मध्य रात्रि में 12 बजे सोमवार नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं उन्हीं 24 घंटों को 30 भाग में डिवाइड किया गया है। एक 48 मिनट का मुहूर्त होता है, तो ऐसे कुल 30 मुहूर्त होते हैं 48 मिनट के। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ जो बीच में आपको दिख रहा है 6, 27 और 3, तो 6 जो घंटा होता है उसको हमारे यहाँ मुहूर्त कहा गया है।
कला जो है वो एक प्रकार से आप सेकंड की इकाई समझ लीजिए, मिनट समझ लीजिए, और उससे काष्ठा जो है वो सेकंड है। उसी को हम घटी, पल और विपल कहते हैं। अब ये 24 घंटे में जो आज सोमवार है, तो सोमवार का छठा मुहूर्त अभी चल रहा है, और छठे मुहूर्त का नाम जो है वो विश्वदेव है। यहाँ पर ऊपर में आप देखेंगे 48 मिनट तक का ये मुहूर्त रहेगा। बिल्कुल 48 मिनट खत्म होते ही फिर 7वां मुहूर्त शुरू हो जाएगा। बिल्कुल दूसरा मुहूर्त शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये वृश्चिक और बालव राशि है, वृश्चिक तो समझ में आता है, बालव ये यहाँ पे क्यों लिखा गया इसके साथ? जी देखिए, वृश्चिक जो लिखा गया है उसके ठीक नीचे आप देखेंगे चंद्र भी लिखा गया है। तो ये चंद्रमा वृश्चिक राशि पर है और ऊपर में सूर्य जो है सिंह राशि पर है। तो सिंह राशि में सूर्य भ्रमण कर रहा है। भारतीय जो कालगणना विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो सबसे प्रायोगिक और सबसे सुंदर कालगणना, सटीक कालगणना हमारी ही रही है। हमारे यहाँ के जो भी कैलेंडर हैं, जो भी पंचांग हैं, उनको कभी परिवर्तित नहीं करना पड़ा। दूसरे जगहों में कई बार आप देखते थे कि 10 महीने के ही वर्ष होते थे, कुछ जगहों में 6 महीने का वर्ष होता था, लेकिन हमारे यहाँ वैदिक काल से ही 12 महीने का वर्ष बतलाया गया है। तो यहाँ पर जो आप देख पाएंगे ये बालव जो है ये एक पंचांग की इकाई है। 5 अवयव अंग होते हैं अंग पंचांग के, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो ये बालव जो है एक करण है। कुल मिला के दिखाया जाए तो समय जो आपने देखा होगा उसे वैदिक समय अनुसार अगर आपको देखना हो, समझना हो, तो आपको इस वैदिक घड़ी को देखना होगा। ऐप के जरिए भी हो सकता है। घर पे कैलेंडर आपने देखे होंगे, हिंदू नववर्ष के लिए जो नव संवत्सर होता है, विक्रम संवत जिसे हम कहते हैं, घरों में वो कैलेंडर रहते हैं। लेकिन अब ज़माना बदल रहा है, तो उसी हिंदू कैलेंडर को, नव संवत्सर को एक तरीके से देखा जाए, जिसमें तिथियों की गणना होती है, काल की गणना होती है, उसे अब डिजिटल स्वरूप में, डिजिटल इंडिया के दौर में सामने रखा गया है। और उज्जैन के बाद ये भोपाल में भी वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया गया है। और ख़ास बात यह है कि इस वैदिक घड़ी का लोकार्पण हुआ है उसी मुख्यमंत्री निवास में जहाँ खुद रहते हैं उज्जैन के ही रहने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल। अच्छी और सच्ची खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।